हेलो बच्चों, तैयार आगे का पोर्शन पढ़ने के लिए। मेरे बेटा, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मेरे बेटा, कब सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा करके बेनिफिट मिलता है, कब सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा के बेनिफिट मिलता है, ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको आज के टॉपिक के बारे में मैं आपको पहले एक बात बता दूं। ये टॉपिक ऐसा है कि यदि पुरानी वीडियोस कंटिन्यूएशन में नहीं भी देखी तो आज आप समझ सकते हो, समझ लोगे। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्लेलिस्ट को खोल के सारी लाइव वीडियोस करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीक्वेंस में पढ़ते हुए आओ तो चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप होगा। क्योंकि मैं थ्योरी न्यूमेरिकल सब करा रहा हूं, तो क्लास 12 के लिए है। और यदि आपके कोई पर्सनल डाउट है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर लिख करके भेजिए। पढ़ाए हुए टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस को मैं इसी क्लास में लूंगा और आपको समझाऊंगा। देखो, इससे पहले कि मैं सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करूं, उससे पहले मैं आपको ईएमएफ ऑफ सेल और टर्मिनल वोल्टेज में अंतर बता दूं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ईएमएफ 10 वोल्ट बताऊं और टर्मिनल वोल्टेज 10 वोल्ट बताऊं तो उन्हें अंतर ही नहीं पता चलता। मैं कहता हूं सेल 10 वोल्ट ईएमएफ का है और मैं कहता हूं सेल 10 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज का है, तो बहुत से बच्चों को यह डिफरेंस ही नहीं पता चलता कि इन दोनों में कोई अंतर है भी या नहीं। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि पहले आपको यह समझाया जाए कि ईएमएफ क्या है, सेल का क्या रोल है और ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में क्या रिलेशन है और करंट कैसे निकाली जाती है। पॉइंट नंबर 1, कई लोग सोचते हैं कि सेल चार्ज देता है। बेटा एक बात सुन, मेरी बात सुन। मान लो ये एक पाइपलाइन है बेटा, ये एक पाइपलाइन है, जरा सोच के देखना, जिसके अंदर बॉल्स भरी हुई हैं फ्रिक्शनलेस, छर्रे टाइप से, जैसे होते हैं ना साइकिल में छर्रे पड़े रहते हैं, यहां बॉल्स पड़ी हुई हैं बिल्कुल फ्रिक्शनलेस, जरा सी भी जगह खाली नहीं है। ये नहीं कह सकते कि भाई यहां पे छर्रा नहीं है, कोई भी छर्रों के बीच में या बॉल्स के बीच में कोई भी फ्री स्पेस नहीं है। अब जरा गौर से देखना और समझना सेल क्या काम करता है। ये पाइपलाइन में बॉल भरी हुई है, एक लड़का यहां आया, दोनों खाली हाथ हैं उसके, एक हाथ से उसने इधर से बॉल को धक्का दिया तो ये बॉल आगे बढ़ेगी, ये बॉल आगे बढ़ेगी, ये बॉल आगे बढ़ेगी, ये आगे बढ़ेगी और सारी बॉल आगे बढ़ेंगी। तो ये वाली बॉल बाहर निकल पड़ी। जब ये बॉल बाहर निकली तो लड़के ने उस बॉल को गिरने नहीं दिया, उठा करके यहां रखा और पुश कर दिया। मतलब क्या है, इधर से बॉल को धक्का दिया, जब सारी बॉल घूम करके इधर से एक निकली तो उसे पकड़ के यहां रखा और धक्का दिया, फिर यहां से बॉल निकली, उसे पकड़ा और यहां रख के धक्का दिया। यही सिलसिला चलता रहता है। अब यदि मैं पूछूं कि इस लड़के ने अपने पास से कितनी बॉल दी पाइप के अंदर, तो जवाब क्या होगा आप लोगों का? एक भी नहीं, टिलिल्ली टिलिल्ली, एक भी बॉल नहीं दी। तो इस लड़के ने क्या किया? इसने सारी बॉल्स को मूव कराने के लिए वर्क डन किया। ये काम कर रहा है, ये वर्क डन कर रहा है। यही काम करता है सेल। जिस तरह से इस लड़के ने बॉल को नहीं दिया, उसी तरह से सेल क्या होता है, सेल में दो टर्मिनल होते हैं, निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। अब आप इसे बॉल मत मानो, ये एक वायर है और ये वायर के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेल का निगेटिव टर्मिनल फ्री इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं और जब यहां से निकलते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल उन्हें ले लेता है और इधर से धक्का देता है। यानी कि निगेटिव टर्मिनल ने इलेक्ट्रॉन को पुश किया, जब यहां से निकल के आए यहां रख के फिर पुश किया, यहां से निकल के आए यहां रख के फिर पुश किया, वो बार बार कर रहा है। तो सेल ने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा दिया, और जब सेल ने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा दिया तो यानी कि करंट पैदा कर दी। करंट क्या है? मूविंग चार्ज।
तो यहां वायर में चार्ज मूव कर रहा है तो यहां करंट है। लेकिन यदि पूछा जाए कि सेल ने अपने पास से कितना चार्ज दिया, कद्दू दिया, जितना चार्ज यहां से लिया उतना चार्ज यहां से दे दिया। इसी तरह से बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या करंट कैरिंग वायर चार्ज होता है? एक बात बता, वायर में जितने इलेक्ट्रॉन यहां से घुसे उतने इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, तो वायर के अंदर के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही हैं जितने पहले थे। तो ये जो करंट कैरिंग वायर है ये अनचार्ज होता है। इसके अंदर जितना चार्ज करंट पास होने से पहले था उतना ही चार्ज करंट पास होते समय है। सिर्फ अंतर यह है कि बैटरी लगाने से पहले वो स्टेशनरी चार्ज था और बैटरी लगाने के बाद मूविंग चार्ज है। अब बैटरी ने वर्क किया चार्ज को मूव कराने में, तो 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क हुआ उसी को बैटरी का ईएमएफ कहते हैं। बैटरी 1 कूलम को चार्ज को मूव कराने के लिए जितना भी वर्क करती है वो बैटरी का ईएमएफ है। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज थ्रू द सर्किट। लेकिन इसे ये तो हुई भाई समझने और एग्जाम में लिखने वाली भाषा। अब मैं आपको फार्मूलों के हिसाब से बता रहा हूं कि ईएमएफ क्या है और टर्मिनल वोल्टेज क्या है। जब भी किसी रेजिस्टेंस में से करंट पास होती है तो उसे एक पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है, आईआर, जिसे आम भाषा में कहते हैं इतनी वोल्टेज चाहिए, V = IR। यदि R रेजिस्टेंस में से I करंट जा रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसे मिला है IR, वोल्टेज मिली है IR। हर बैटरी का, तीसरा पॉइंट पहले बेस बना रहा हूं, हर बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे ये बैटरी है और ये एक्सटर्नल सर्किट है, ये बैटरी के अंदर के केमिकल्स और मटेरियल्स हैं। जब बैटरी में से करंट पास होती है तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से भी होकर के जाती है और घूम करके बैटरी के अंदर के केमिकल्स और मटेरियल्स में से भी होकर के जाती है करंट। तो जब बैटरी के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से करंट जाती है तो वो तो खैर हम जानते हैं, लेकिन जब बैटरी के अंदर से करंट जाती है तो भी वो एक रेजिस्टेंस महसूस करती है। रेजिस्टेंस क्या है? जब करंट करंट कैरियर्स किसी चीज से टकरा के स्लो होते हैं तो वो ही रेजिस्टेंस है। तो तुम ये बताओ, करंट कैरियर्स जब सेल के अंदर से गुजरेंगे तो वो भी तो रेजिस्टेंस महसूस करेंगे, वही है इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि बैटरी में खुद का एक रेजिस्टेंस होता है जिसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। रिटन बोर्ड साफ क्लियर दिखाई दे रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यानी कि हर सर्किट में दो तरह के रेजिस्टेंस हो गए। एक तो हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक हो गया बैटरी के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस। जब कोई करंट सेल भेजेगा तो वो करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से भी जाएगी और वो करंट सेल के अंदर से इंटरनल रेजिस्टेंस में से भी जाएगी। बेटा गौर से सुनना, एक कंसेप्ट समझना है ना, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में अंतर समझना है ना, क्लियर? तो वो करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से भी जाएगी और इंटरनल रेजिस्टेंस में से भी जाएगी। तो मुझे बताओ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितने वोल्टेज मिले, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो I ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिलने वाली वोल्टेज, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। सेल ने जो वोल्टेज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को दी आम भाषा में वो है I। इसी को कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिलने वाली वोल्टेज ये है टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा, ये करंट I करंट इंटरनल रेजिस्टेंस से भी गई, तो यानी कि सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज मिली वो वोल्टेज मैं VL कह देता हूं, वो है IR। ये एक तरह का वोल्टेज लॉस है। कारण अभी बताऊंगा, 2-4 मिनट लगने दो यार। ये वोल्टेज लॉस है। क्या है ये? वोल्टेज लॉस। कारण एक बात बता, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को वोल्टेज मिली या पोटेंशियल डिफरेंस मिला वो तो मेरे काम आया। यदि यहां बल्ब है तो बल्ब जला, मेरे काम आया वो वोल्टेज। यदि यहां हीटर है तो वो हीटर गर्म हुआ, मेरे काम आई वो वोल्टेज।
लेकिन जो वोल्टेज या जो पोटेंशियल डिफरेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मिली वो मेरे क्या काम आई, वो तो बेकार हो गई, तो वो है वोल्टेज लॉस। अब ईएमएफ क्या है, सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैसे फुल फॉर्म है। तो सेल ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितनी वोल्टेज दी, आई कैपिटल आर, अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को कितनी वोल्टेज दी, आई स्मॉल आर। तो टोटल वोल्टेज सेल को कितनी बनानी पड़ी, तो जवाब है आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। यही है ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल है आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। मतलब सीधी सी बात, मान लो सेल ने टोटल 10 वोल्ट बनाए, 8 वोल्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को दिए, 2 वोल्ट अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को दिए। सेल ने, एक उदाहरण से समझा रहा हूं, सेल ने टोटल 10 वोल्ट बनाए, 8 वोल्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को दिए, 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस को दिए, टोटल 10 वोल्ट बनाए। तो जो टोटल वोल्टेज बनाई वो तो है ईएमएफ 10 वोल्ट। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को दी यानी हमारे काम आई वो है टर्मिनल वोल्टेज, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस को दी वो मेरे लिए बेकार है, मेरे लिए वेस्टेज है, वो है आई स्मॉल आर, वो है वोल्टेज लॉस या पोटेंशियल लॉस। एक बात बता, तुम्हारे घर में एक हलवाई आया, उसने 100 कचौरियां बनाई, 90 कचौरी तुम्हारे मेहमानों को दी, 10 कचौरी हलवाई खुद खा गया। तो अब तुम्हारे 2 आंसर होंगे। यदि तुमसे पूछे हलवाई ने कितनी कचौरियां बनाई, 100, और तुम्हारे मेहमानों को कितनी मिली, 90, कितनी तुम्हारे लिए वेस्ट हो गई, 10। भाई तुम तो ये कहोगे घर से खा के आना चाहिए था जब पैसे पूरे ले रहा है। खैर, तो जिस तरह से हलवाई ने 100 बना करके 10 खुद खा ली, तो सेल ने आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर बनाई वोल्टेज। आई स्मॉल आर अपने ही रेजिस्टेंस को दे दी, जैसे हलवाई अपनी कचौरी खुद ही खा गया, तो जो हलवाई खुद खा गया वो मेरे लिए तो वेस्टेज है। तो सेल ने जो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को वोल्टेज दे दी वो मेरे लिए तो वेस्टेज है, तो उसे वोल्टेज लॉस या पोटेंशियल लॉस बोलते हैं। लेकिन जो हलवाई ने कचौरी आपके मेहमानों को दी वो तो आपके काम की है, तो सेल ने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज बनाई वो आपकी काम की है, वो है टर्मिनल वोल्टेज। हम चाहते हैं कि हलवाई ज्यादा से ज्यादा मेरे मेहमानों को खिलाए, अपनी खुद कम खाए। उसी तरह से हम चाहते हैं सेल टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा दे, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ज्यादा से ज्यादा दे, और अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को कम से कम दे, वोल्टेज लॉस कम रखे। और जो सेल टोटल ईएमएफ बनाएगा वो है आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर, यानी जो बाहर भी दी और जो अपने पास भी रखी। तो यदि मैं कहूं करंट का फॉर्मूला क्या है, तो यदि आपको टर्मिनल वोल्टेज दे रखी है तो करंट का फॉर्मूला है V अपॉन R, और यदि आपको ईएमएफ दे रखा है सेल की टोटल वोल्टेज, तो यहां से फॉर्मूला आता है E अपॉन R प्लस R। देख, आई कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, उसे नीचे ले जाओ, तो आई के 2 फॉर्मूले हैं। यदि एग्जाम में वो टर्मिनल वोल्टेज दे रखी हो तो करंट निकलेगी V अपॉन R से, और यदि ईएमएफ दे रखी हो तो करंट निकलेगी E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर से। ज्यादातर न्यूमेरिकल में ईएमएफ देंगे, और क्योंकि ज्यादातर में ईएमएफ देंगे तो आप करंट का फॉर्मूला ऐसे में I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R लगाएंगे। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब ईएमएफ गिवन होगा। कैपिटल आर क्या है, सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर क्या है, सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहां के बाद बात आती है कि सेल को कब सीरीज में लगाने में फायदा होता है और कब पैरेलल में। तो मैं आपको अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इतने में बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूं, जो बताना जरा, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को वोल्टेज दी वो क्या कहलाती है, टर्मिनल वोल्टेज। उसका फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू IR। जिसे आप वोल्टेज कहते हो उसका सही नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। I का फॉर्मूला क्या है, E अपॉन R प्लस R। सेल ने जो टोटल वोल्टेज बनाई एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के लिए वो कहलाती है ईएमएफ। न्यूमेरिकल के हिसाब से बता रहा हूं। अब मेरे बेटा 2 डेरिवेशन पहले करूंगा, सीरीज और पैरेलल। मान लीजिए यहां पर 1 2 डैश 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 m सेल सीरीज में है। m इज द नंबर ऑफ सेल।
हर एक का ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर। पहले मैं सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहा हूं और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अब यदि मैं आपसे पूछूं सर्किट में नेट ईएमएफ क्या है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, तो आप करंट निकाल पाओगे। करंट का क्या फॉर्मूला लगाओगे, E अपॉन आर प्लस आर, लेकिन E क्या रखोगे, नेट ईएमएफ, R क्या रखोगे, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, और कैपिटल R तो अकेला है तो नेट क्या और वो क्या। इस फॉर्मूले से करंट निकलेगी। पहले बताओ ईएमएफ, एक सेल का ईएमएफ E, दो सेल होते सीरीज में 2E, तीन सेल होते सीरीज में 3E, M सेल है तो ME, ये है M सेल का ईएमएफ। इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल होता तो स्मॉल r, दो होंगे तो 2R, M होंगे तो MR, क्योंकि सीरीज में है सेल तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में। जब सेल सीरीज में है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में है, और यदि इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r M टाइम्स, तो ये हो जाएगा MR। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, तो करंट कितनी हो गई, करंट का फॉर्मूला हो गया नेट ईएमएफ तो है ME और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R और इंटरनल रेजिस्टेंस है M स्मॉल r। ये रहा करंट का फॉर्मूला। अब दो केस आते हैं, यदि कैपिटल R स्मॉल r से बहुत बड़ा है तो अब, और यदि कैपिटल R स्मॉल r से बहुत ही ज्यादा छोटा है तब। यदि कैपिटल R बहुत बड़ा है, स्मॉल r बहुत ही स्मॉल है, जैसे कैपिटल R है 100 ओम और स्मॉल r है 0.01 ओम, तो स्मॉल r को इग्नोर कर देंगे, MR इग्नोर हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं स्मॉल r ही तो छोटा है, MR तो बड़ा हो सकता है। बेटा एक बात बता, कितने सेल सीरीज में लगाओगे, 2 4 5 6 10, मान लो स्मॉल r है 0.01, तो 6 सेल भी लगा दिए तो 0.06, और ये है 100 ओम, तो 100 के सामने 0.06 नेग्लिजिबल है, तो पूरा MR इग्नोर होगा, जो छोटा है उसे हटा दो। तो करंट का फॉर्मूला होगा ME अपॉन कैपिटल R, ये फॉर्मूला है। तो आपसे पूछे स्मॉल r कहां गया, वो स्मॉल था, नेग्लिजिबल था, उड़ गया। अब यदि स्मॉल r बहुत बड़ा है, कैपिटल R बहुत छोटा है, तो कैपिटल R उड़ा दो, तो करंट का फॉर्मूला क्या बचेगा, ME अपॉन M कैपिटल R, ठीक है बेटा, ME अपॉन M स्मॉल r, यही बचेगा। M से M कट गया, ऊपर से स्मॉल r नेग्लेक्ट हो गया ना। ये है करंट का फॉर्मूला। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में बनने वाली करंट, ये तब की करंट जब कैपिटल R बहुत ज्यादा है और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम, और ये तब है जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम। यहीं से बताऊंगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब फायदेमंद है और कब बेकार। M क्या था, नंबर ऑफ सेल्स। यदि स्मॉल r बहुत छोटा हो तो करंट नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करती है। यदि M की वैल्यू 1 है, यानी एक सेल है, तो करंट है 1E अपॉन R। यदि M की वैल्यू 2 है तो 2E अपॉन R करंट। M की वैल्यू 3 है तो 3 अपॉन R करंट, यानी जितने सेल बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ती जाएगी, तो करंट बढ़ानी है तो सेल बढ़ा दो। ठीक, अब गौर से देखना। दूसरी बात, M तो कट गया, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो M कट गया। अब बताइए, यदि सेल एक सेल है या 2 सेल है या 5 सेल है, करंट तो कट गई। यदि M2 था तो 2 से 2 कट गया, 5 था तो 5 से 5, यानी ये करंट नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड नहीं करती। एक सेल भी उतनी करंट बनाएगा, 5 सेल भी उतनी करंट बनाएंगे, 10 सेल भी उतनी करंट बनाएंगे। तो यार मेरे पागल कुत्ते ने काटा है, यदि एक सेल भी उतनी करंट देगा और 10 सेल भी उतनी से करंट देंगे तो मैं क्यों लगाऊंगा। तो हम इस मेथड को तब नहीं एडॉप्ट करते जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कभी यूज में नहीं आता जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, क्योंकि ऐसे में एक सेल और 4 सेल और 10 सेल बराबर करंट देते हैं।
सीरीज कॉम्बिनेशन तभी प्रेफर होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बहुत कम हो, क्योंकि तब जितने सेल बढ़ाओगे करंट बढ़ती जाएगी। अब आता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मान लो बेटा पहला सेल, दूसरा सेल, डैश 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 n सेल्स। ये n सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में लगे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। हर एक का EMFE इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMFE इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMFE इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब मैं पता लगाऊंगा इसका नेट EMF क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। डन। एक बात बता, यदि सारे सेल पैरेलल में है तो इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और यदि इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n टाइम्स। भाई रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 का फॉर्मूला लगता है ना। तो यदि सारे सेल पैरेलल में है तो सबके इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो 1/R प्लस 1/R n टाइम्स। तो ये हो जाएगा n/R, लेकिन ये तो 1 नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यदि 1 नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, 2 बार देखना वीडियो, 1 नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है n/R, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है R/n। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो बेचारा अकेला है, EMF E। कई बच्चे कहेंगे ये तो बहुत सारे सेल हैं भैया, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। पैरेलल में यदि एक का EMF E तो 10 का भी E और 100 का भी E। EMF है तो टोटल वोल्टेज जनरेटेड बाय द सेल, तो वो E कांस्टेंट है। पैरेलल में वोल्टेज ना ऐड होती ना डिवाइड होती, पैरेलल में सेम रहती है। तो फिर यहां करंट क्या बनेगी? करंट होती है नेट EMF अपॉन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो नेट EMF तो है E, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, इंटरनल रेजिस्टेंस है R/n। तो एलसीएम लेकर के तो ये बन जाएगा NE/NR प्लस स्मॉल r। मैंने पता है क्या किया, इसमें एलसीएम ले लिया तो ये n मल्टीप्लाई हो गया, फिर नीचे से n को ऊपर ले गया तो ये आ गया। तो फिलहाल मैं यहां तो वैसे ही रहने दे रहा हूं, इतना तो मैथ्स जानते हो, क्लास 12th में आप आ चुके हो। ये है करंट का फॉर्मूला। फिर 2 केस होंगे पिछली बार की तरह, यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बहुत बड़ा है तब, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बहुत छोटा है तब। तभी आपको पता चलेगा कब ये कॉम्बिनेशन यूज करें और कब ना करें। ये बता, यदि एक्सटर्नल बहुत बड़ा है, इंटरनल बहुत छोटा है, इंटरनल छोटा है तो स्मॉल r नेग्लेक्ट, तो करंट क्या बचेगी? NE/NR, n से n कट गया तो E/R। और यदि बेटा एक्सटर्नल बहुत छोटा है तो पिछले वाले के लॉजिक से ये NR कट जाएगा, और तब करंट का फॉर्मूला होगा NE/r। यही बचेगा। अब तुम पिछली बार जो लॉजिक लगाया था वही बताओ, n क्या है? नंबर ऑफ सेल। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो तो करंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स व्हिच आर टेकन इन पैरेलल। पैरेलल में 2 सेल है तो 2E/R, 5 सेल है तो 5E/R, यानी जितने ज्यादा सेल उतनी ज्यादा करंट। यानी ये मेथड कामयाब है। यहां n कट गया, थोड़ा रिवाइंड करके देख लो यार क्या बताया था। n कट गया, 1 सेल है तो भी करंट E/R, 2 सेल है तो भी करंट E/R, 100 सेल है तो भी E/R। तो मैं क्या पागल हूं जो ज्यादा सेल लगाऊंगा? मैं तो एक ही सेल लगाऊंगा। तो ये मेथड यहां आकर के फेल हो जाता है। सीधी सी बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में तब लगाया जाता है सेल्स को जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो, जैसा कि नए सेल में होता है। नए सेल लो इंटरनल रेजिस्टेंस के होते हैं ज्यादातर। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तब लगाया जाता है सेल्स को जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बहुत ज्यादा हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम हो। तो पता चल गया कब सीरीज कब पैरेलल। अब बेटा आज का लास्ट पॉइंट, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पहले आपने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसमें मैंने बताया वो तब प्रेफर होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बहुत स्मॉल होंगे। फिर आपने पढ़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसमें मैंने बताया वो तब यूज होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बहुत हाई होंगे। यदि मॉडरेट हो
ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा लो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मिक्स कॉम्बिनेशन लगाते हैं। मिक्स कॉम्बिनेशन में यहां पर सेल्स की सीरीज है, हर एक का ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर। एक सीरीज में एम सेल है, एम ऐसी ऐसी एन रोज पैरेलल में है, 1 2 लास्ट, 1 2 लास्ट। ये हर रो में आइडेंटिकल सेल हैं, हर एक का ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, हर रो में एम सेल, हर रो में एम सेल, और ऐसी ऐसी एन रोज हैं, एन रोज इन पैरेलल। इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दें तो करंट क्या होगी। अब एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं, एम जितने सेल सीरीज में है, एन जितनी नंबर ऑफ रोज है। मेरी तलाश फिर वही है, नेट ईएमएफ, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। अब ओरली कर ले, एक सेल में एक रो में एम सेल है, तो पूरी रो का ईएमएफ एम ई, जैसे पहले बताया था, पहले पार्ट में भूला मत कर मेरे बालक। एक रो का एम ई, इसका भी एम ई है, इसका भी एम ई, पैरेलल में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक रो का एम ई तो सबका मिला के एम ई। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा आर प्लस आर प्लस आर, एम टाइम्स, यानी कि बेटा एम आर। लेकिन ऐसी ऐसी एन रोज पैरेलल में है तो डिवाइडेड बाय एन, जैसे अभी पीछे प्रूफ किया था, आर अपॉन एन आया था। तो यहां क्या करंट बनेगी, यहां करंट बनेगी नेट ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ तो हो गया बेटा एम ई, कैपिटल आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बेटा, एम आर अपॉन एन। अब एलसीएम ले लो तो एन ऊपर आ गया, ये एन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया, तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया। ये तब लगाते हैं जब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो। कोई तुमसे पूछे इसमें ई क्या है, ईएमएफ ऑफ वन सेल, स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल, कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एम क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज, हर रो में, हर सीरीज में कितने सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज, और एन क्या है, नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है, नंबर ऑफ रोज। तो ये फॉर्मूला मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का, मेरे ख्याल में बेटा सेल कॉम्बिनेशन अच्छी तरह समझ में आ गया आप लोगों को। मालूम है बेटा लगातार मैं थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी लेता चल रहा हूं, जल्दी आने वाले टाइम में आप लोगों को इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। फिलहाल मेरा कहने का समय आ गया है, बाय बाय। यदि लाइक सब्सक्राइब ना करा हो तो नीचे कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मैं रोज आता रहूं आपके पास और पढ़ाता रहूं ठीक 5:15 बजे। ओके बाय बाय। और यदि 11th वाले को पढ़ना हो तो 4:15 बजे।